नमस्ते बच्चों। आज के इस हिंदी के वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 7, जहाँ चाह वहाँ राह। इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने इस पाठ का बड़े ही ध्यान से सारे विद्यार्थियों ने इसका वाचन किया और आज इस पाठ को मैं आपको समझा रही हूँ। पाठ पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ गया है कि इस पाठ में क्या है या इस पाठ की सीख क्या हो सकती है। ठीक है, तो इस पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। पाठ के लेखक हैं अनुराधा, लेखिका है अनुराधा मोहिनी। ठीक है, लेखक पुल्लिंग है और लेखिका स्त्रीलिंग है। तो अब देखो, इसमें अनुराधा जी की थोड़ी सी जानकारी इसमें दी गई है। तो इनका जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। परिचय। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोश यानी डिक्शनरी की निर्मिति में सहभाग दिया है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका जी ने अपनी संकल्प शक्ति के और उसके समुचित क्रियान्वयन यानी एक संकल्प शक्ति यानी इच्छा शक्ति के माध्यम से और उसका समुचित क्रियान्वयन यानी समुचित यानी चारों तरफ से यह सब मिलकर एक साथ सही ढंग से कार्य को करना, वह कहलाता है समुचित क्रियान्वयन यानी सही ढंग से कार्य को करना और असंभव काम को भी संभव करने की प्रेरणा देती है। कब? जब एक इच्छा शक्ति हो और सब मिलकर विचारपूर्वक उस कार्य को करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस पाठ में यही समझाया गया है। अब देखो, इसमें सबसे पहले जो यहाँ आकृति दी गई है उन आकृतियों के आधार पर आपको काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पाठ का नाम और लेखिका का नाम लिखकर लेखिका जी का परिचय और प्रस्तुत कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये आपको लिखना है। उसके बाद आकृति के आधार पर दिए गए कार्य को पूरा करना है। तो लिखा है पहला, बीच में क्या लिखा है, स्वयं किए हुए कार्य। तो सबसे पहले घर पर आप कितने कार्य करते हैं, घर पर आप कितने कार्य करते हैं। 3 महत्वपूर्ण कार्यों को आपको लिखना है। महत्वपूर्ण, समझ में आया? तो आपको क्या करना है, इसी तरह ये पेन से आकृति बनाकर इसके अंदर लिखना है। फिर इधर एरो करके यहाँ बड़ा सा बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ एक इस तरह बॉक्स बनाकर 1, 2 और 3 कार्य आपको लिखने हैं। फिर घर में आप 3 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से करते हैं। उसके बाद विद्यालय में भी आप 3 महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्य करते हैं। आकृति आपको पेन से बनानी है। सबसे पहले अंदर लिखो और उसके बाद ये बाहर के बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ भी इसी तरह करना है। यहाँ भी 1, 2, 3 कार्य लिखने हैं। और इसमें यानी पहले घर में आप 3 कौन से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, विद्यालय में आप कौन कौन से कार्य करते हैं, 3 ये लिखना है। परिवेश यानी बाहर के वातावरण में, घर के आसपास आप कौन सा कार्य करते हैं, समाज में आप कौन सा कार्य करते हैं या अपने मित्रों के साथ मिलकर कौन सा काम करते हैं, ये लिखना है। और त्यौहार के अवसर पर आप कौन से कार्य करते हैं, उसमें से 3 कार्य आपको लिखने हैं। जिस तरह आकृति आपको किताब में दिखाई दे रही है, इसी तरह आकृतियाँ बनाकर बॉक्स के अंदर यानी आकृति के अंदर ही आपको उसका उत्तर लिखना है। और पहले आप उत्तर लिखो, उसके बाद आकृतियाँ बनाओ। लेकिन आकृति बनाना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि
इसके आगे आपका जो भी पेपर होगा या आगे जो 8वीं 9वीं 10वीं में है वह कृति बेस ही आपका पेपर होता है। तो पाठ का वाचन हो चुका है, अब मैं आपको समझाते जा रही हूँ। यसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार यानी बहुत तेज जोरों की बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। जब बारिश होती है तो क्या हो जाता है, स्कूल में मैदान पर पानी पानी हो जाता है, बरसात होती रहती है और पानी हो जाने की वजह से स्कूल में क्या किया जाता है कि प्रार्थना कक्षाओं में ही ली जाती है। इस तरह मैदान पर जो सामूहिक प्रार्थना होती है वह प्रार्थना कक्षाओं में पूरी की जाती है। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। उपस्थिति यानी जब प्रेजेंटी लेते हैं तो शिक्षक ने देखा कि या शिक्षिका ने देखा कि विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या था? तब उन्होंने पूछा कि आज क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कम क्यों है? तब सभी विद्यार्थियों ने एक स्वर में उत्तर दिया, वही नाला। यानी एक ही कारण था, नाला। अब यह नाला क्या है? यह कोई नाली वगैरह नहीं है। नाला मतलब जिसे हम मराठी में ओढ़ा कहते हैं। होता है ना, हर गांव में, गांव के बीचों बीच या किसी एक किनारे से, एक साइड से वह ओढ़ा या नाला बहता रहता है। वडूज में भी है, इधर मायनी रोड पर जाते समय वो उसके ऊपर पुल बन चुका है। तो इस तरह हर गांव में एक ओढ़ा होता है जिसे पार करने के लिए पुल बनाया गया है। तो वैसे यहाँ इस गांव में यह पुल नहीं था। तो यसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। अब ये जो नाला बीच में था, एक तरफ यसंबा गांव था, दूसरी तरफ पाठशाला और खेत। गांव के बाहरी तरफ खेत और पाठशाला थी और दूसरी तरफ यसंबा गांव की बस्ती। तो पाठशाला जाने में क्या परेशानी होती थी? तो बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4-5 फीट तक का पानी भर जाता है। अब ये ओढ़ा जो होता है उसमें पानी कब बहता है? जब ज़ोर से बारिश होती है तो वह भर कर बहता है, जिसे पार करना बहुत मुश्किल होता है। तो बरसात के दिनों में कई बार ऐसा होता है कि 4 से 5 फीट तक का पानी भर जाता है। तो बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर लेते हैं, परंतु पार कर खेतों में चले जाते हैं। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। यानी छोटे बच्चे इस नाले को पार नहीं कर सकते थे। जब जब जोरों की बारिश होती है उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता है। यानी जब जब जोरों की बारिश होती है उस दिन कक्षा में छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम होती है। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में क्या एक गीत प्रचलित हो गया था। कौन सा? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसंबा गांव की यही कहानी। ये गीत प्रचलित हो गया था कि हर साल यही घटना होती थी। पर गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसंबा गांव की यही कहानी, क्योंकि ये बहुत वर्षों से ऐसा ही हो रहा था। ठीक है। उसके बाद आगे क्या हुआ कि पाठशाला में अनुपस्थिति विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अब जब हम बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते तो विद्यार्थियों की पढ़ाई पर उसका असर होता था। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता था वह उन्हें पढ़ने में या समझने में मुश्किल होती थी, तो उनका वह कार्य पूरा नहीं हो पाता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी
वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ कि अच्छे होशियार विद्यार्थियों के जीवन में भी उनकी पढ़ाई पर भी उसका बुरा असर होने लगा था, जिसकी वजह से वे पढ़ नहीं पाते थे। उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी क्योंकि अनुपस्थिति के कारण उनकी बहुत सारी पढ़ाई मिस हो जाती थी और जिसके कारण वे वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते? सब परेशान थे, पर क्या करते? और इस तरह मार्ग असंभव था, यानी करते क्या, और इस पर कोई मार्ग निकालना बहुत ही असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। आगे क्या हुआ कि सबने सोचा कि असंभव में मूल शब्द क्या होता है? संभव। अब संभव में क्या लगा है? उपसर्ग या प्रत्यय। तो मूल शब्द के पहले जब लगता है कोई शब्द या अक्षर तो वह उपसर्ग होता है, और जब मूल शब्द के पीछे जोड़ा जाता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। तो ये जोड़ा गया है असंभव, तो ये क्या है? उपसर्ग है। तो यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। यही संभावना यानी आशा एक दिन काम कर गई। कैसे काम कर गई? हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यह संबा गांव के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। भारी वर्षा यानी बहुत अधिक वर्षा होने के कारण बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए थे, जिसके कारण वे दोपहर बाद से ही बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। अब खूब बारिश हुई। बारिश होने के कारण फिर से नाला भर कर बहने लगा। बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए, और जब दोपहर के बाद बरसात कम हो गई तो सारे बच्चे इकट्ठे होकर फिर आकर उसी बरगद पेड़ के नीचे चौपाल जहाँ गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, यहाँ वहाँ की खबरें सुनाते हैं, उसे चौपाल कहते हैं। ऐसी ही जगह पर बड़ा सा बरगद का पेड़ और उसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ है। चबूतरा यानी कट्टा। उस पर आकर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अब क्या बातें कर रहे थे? तो तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? अरे अब उसके देखो, इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है? विस्मयादि बोधक। अरे यानी आश्चर्य की बात। अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। हम यहाँ बकवास है। तब कहते हैं कि भूत सब कोरी कल्पना है यह और बकवास है, यानी फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? प्रश्न पूछे जाने पर क्वेश्चन मार्क लगता है। सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। क्या कहती है? आज एक और अनुपस्थिति यानी अब्सेंटी लग गई। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। क्या कहा? मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होंगी। ठीक है, वह क्या कहती? मेरी तो उपस्थिति ही 14 होंगी। शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? सारे बच्चे आपस में ये बात करते हैं कि क्या हम इसी तरह हर साल चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठना यानी कुछ भी न करना। आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा।
हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे भी कर भी क्या सकते हैं। इस तरह वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो तुषार ने जैसे कहा कि हम कर भी क्या सकते हैं, तो सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इसी वाक्य को गीत बनाकर सारे बच्चे एक साथ गाने लगे और तालियां ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। कोई कुछ कर सकता है तो हम ही हैं। आत्मविश्वास के साथ आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा स्वर यानी आवाज़ किसका था, दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। निदान यानी हल, उत्तर। हर समस्या का उत्तर, हल संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें क्या दी है, बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। पहले कैसा माहौल था बच्चों का, सब नाराज़ थे, उदास थे, हम कर भी क्या सकते हैं, इस तरह सोच रहे थे। लेकिन उसी समय दामिनी ने कहा कि जो कुछ भी कर सकते हैं वह हम ही कर सकते हैं। और ये भगवान ने हमें, प्रकृति ने हमें बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो इस बुद्धि का उपयोग करें तो अवश्य कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है। कोशिश करने वालों की कभी यानी प्रयत्न करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। ऐसा कहने पर, ऐसी बातें, दामिनी की बातें सुनकर वहाँ का माहौल यानी वातावरण बदल गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। उसने कहा, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। उसकी आंखों में एक खुशी की चमक थी और आवाज़ में उत्साह था। सबने पूछा, कैसे? सबने एक साथ पूछा, कैसे? हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? देखो, यह विस्मयादिबोधक चिन्ह ने आश्चर्य होकर सारे बच्चे बोले, पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, क्या कहा? हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। पुल यानी नदी को पार करने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल। तो विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी हम शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल हम सब ने देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का ही पुल बनाना होगा। तो बड़े ही आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर देते हुए कहा कि आशीष ने कहा कि हम पुल बनाएंगे। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है और जब हम कभी शहर जाते थे वहाँ शहरों में हमने पुल देखा ही है। तो बस ऐसा ही पुल हम अपने गांव के नाले पर बनाएंगे। हमारे गांव का नाला ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 10 फीट ऊंचा ही पुल बनाना पड़ेगा। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिल सकती है? अंतर्जाल यानी नेट से। गांव का नाला बहुत चौड़ा नहीं है, इसलिए हमें लगभग 10 फीट का ही पुल बनाना होगा। जैसे ही पुल बनाने का विचार बच्चों के मन में आया, यह विचार
जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि अब गांव में पुल बनेगा। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा करने लगा। हर व्यक्ति, गांव का प्रत्येक व्यक्ति, हर यानी प्रत्येक व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों की हिम्मत की प्रशंसा करने लगा। विद्यार्थियों ने तो यहाँ तक आज का हमारा यह वीडियो बहुत हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस पाठ की लेखिका जी का परिचय लिखना है आकृति बनाकर। इसमें आपको अपने घर, विद्यालय, परिवेश में कौन कौन सा कार्य करते हैं 3 कार्यों को लिखना है प्रत्येक। इस तरह इस पाठ का फिर से एक बार वाचन करना है। इसमें से संयुक्त शब्द मैंने लिखने के लिए कहा था, उसके फ़ोटो आपने नहीं भेजे हैं तो उसके फ़ोटो मुझे भेजने हैं, ठीक है। और एक निबंध लिखना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।